कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि आप जाओ, आपकी मूवी का शूट होगा 10 दिन का, 15 दिन का, और उसमें वो लोग दिन फिक्स करते हैं कि भाई आपको 2 दिन के लिए प्रोड्यूसर के साथ रात को सोना है। और बोलते हैं ना कि लाइफ में अगर एक बार कुछ लिमिट क्रॉस हो जाए हमारी डर की या फिर कोई भी चीज़ की, तो फिर वो ओवरकम हो जाता है। मेरा सेम वही हुआ, और आपको भी सामने फेस करना है, सामने बोलना है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो वही होता है माइंड मैपिंग कि जब आप एक कैरेक्टर को पकड़ते हो, उसमें घुसते हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस ढूंढते हो कि कोई ऐसा मिल जाए मुझे जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व है और सेम सिचुएशन में है, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और वो रेफरेंस लेके आप वो एक्ट करते हो। आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी ऑन योर एक्सपेक्टेशन ऑन योर लाइफ। अगर उस पर एक मूवी बन जाए, वो मूवी का टाइटल क्या होगा? यूनिवर्स। हाँ, लेकिन अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल रहा है तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि दिस इज जेन्युइन अपॉर्चुनिटी और फेक? सामने वाले जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल से पता चल जाता है। कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसी बात को इलाबोरेट करने के लिए हमारे आज के पॉडकास्टर हैं एक गुजराती एक्ट्रेस, मॉडल एंड कंटेंट क्रिएटर निवेदिता मुखी। निवेदिता बहुत सालों से ये फील्ड में है। उन्होंने डिस्कस किए हैं बहुत सारे अपने खुद के एक्सपीरियंस। अगर फ्रेशर्स को ये फील्ड में आना तो क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या उनको प्रीरिक्विजिट प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। आज के पॉडकास्ट की एक एक बात फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जो भी फील्ड में अवेलेबल है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सुनते हैं। वेलकम निवेदिता, माइंड मैपिंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये फील्ड चूज क्यों किया स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से तो नहीं किया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। अब मेरा 12th का वैकेशन चल रहा था। ये और कौन सी साल की बात कर रहे हैं आप? आई थिंक 4 साल पहले की बात। ओके। और मेरा 12th का वैकेशन चल रहा था, और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा इस फील्ड में जाने का मतलब कोई ख्याल नहीं आने वाला। लेकिन ये एकदम मतलब रैंडम हो गया। मैं घर पर थी, टीवी देख रही थी, और मुझे ऐसा अचानक मतलब स्ट्राइक हुआ कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, मैं एक्टर बन सकती हूँ। और सडनली आई थॉट कि हाँ चलो अब ये करना है। फिर मैंने घर पर जाकर मम्मी से बात किया, तो मम्मी जस्ट लाइक कि नहीं, ये फील्ड अच्छा नहीं होता, इसमें नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। और 2 दिन तक मैं भूखी रही थी। किसकी वजह से? मुझे इस फील्ड में जाना था, लेकिन मम्मी ने मुझे मना किया था इस वजह से। हाँ, लेकिन आपने बताया कि ये एक सडन स्ट्राइक था। सडन स्ट्राइक की वजह से आपने मम्मी को बोला कि मुझे ये फील्ड में जाना है। हाँ। तो आपका ये कोई लॉन्ग टर्म परसेप्शन नहीं रहा है और ये कोई प्रोसेस नहीं रहा है लॉन्ग टर्म कि जिसकी वजह से आपको लगे कि मुझे ये फील्ड में जाना चाहिए। एक सडन स्ट्राइक था। हाँ, बस सडन। और वो स्ट्राइक कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ? बोलते हैं ना कि हर एक सिचुएशन के पीछे कोई बड़ा चमत्कार हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। मेरे यहाँ पर एक छोटा सा था, बस मैं टीवी देख रही थी, आई फील लाइक कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, वांट टू बी एन एक्टर। और एकदम प्योर वाला था कि बस यही करना है, मतलब यही मेरा सब कुछ उस हिसाब से। और बस फिर मैंने मम्मी से बात किया, उन्होंने मना किया। फिर 2 दिन बहुत मतलब घर पे इश्यू हुआ, झगड़ा हुआ, मैंने कुछ खाना पीना छोड़ दिया। आफ्टर दैन वो मुझे दीदी के साथ ऑडिशन देने के लिए ले गए, और वहां से हुई मेरी जर्नी की शुरुआत। तो आपको ये लगता है कि आपने डायरेक्टली ऑडिशन दिया? हाँ। तो ऑडिशन किस चीज का था पहला? थिएटर का। थिएटर का ऑडिशन? थिएटर के लिए ऑडिशन। थिएटर के लिए ऑडिशन? थिएटर के लिए मतलब audition। कोई गुजराती प्ले के लिए? हाँ, नहीं, हिंदी था। हिंदी प्ले के लिए? कृष्णा द लवर एंड वॉरियर। कृष्णा द लवर एंड वॉरियर। हाँ। ओके। तो ये डायरेक्ट आप ऑडिशन पे गए विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टडी, तो डायरेक्टली ये कैसे स्ट्राइक हो गया? मैं मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करती रहती थी, तो मतलब ऑडिशंस के अपडेट आने लगे, तो मैंने 2-3 जगह पर देखा, और हम लोग 2-3 जगह पर ऑडिशन देने के लिए गए, लेकिन उसमें ऐसा मजा नहीं आया, मतलब कुछ फेक वगैरह वगैरह लग रहा था। उसके बाद एक आया, मैं आपको नाम भी बताऊंगी, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, रंगमंच नाट्य ग्रुप। रंगमंच नाट्य ग्रुप। और वहां पर हम लोग ऑडिशन देने के लिए गए। आफ्टर दिन उन्होंने ऑडिशन लिया, लेकिन बट ऑब्वियस बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, टोन, मतलब कुछ भी नहीं था। बट उनको ऐसा लगा कि हाँ, मतलब बन सकती हूँ, कुछ हो सकता है मेरा। तो उन्होंने
मुझे वहाँ पर एक्टिंग सिखाई. अच्छा, अब ऑडिशन के लिए गए थे और हो गए क्लासेस. राइट. फिर वहाँ पर क्लासेस वगैरह सब ज्वाइन किया और मेरे 4 मंथ के क्लासेस थे. वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा एक्टिंग को लेके. उसके बाद उसी मतलब क्लासेस के साथ मैंने ड्रामास किए अलग अलग स्टेट में जाके. और 4 महीने के बाद फिर मेरा सबसे पहला सॉन्ग का शूट था जिसमें मेरा पेमेंट था 400. 400 रुपीज ओनली यस. फॉर अ डे. हाँ, फॉर अ डे. ओके. तो जब आप गए ये रंगमंच में, आपने ट्रेनिंग ली एक्टिंग के लिए, ये सारी प्रोसेस में कहीं पे आपको लगा कि द बॉडी टाइप ऑफ अ गर्ल अफेक्ट करता है ये फील्ड में? शुरुआत में नहीं लगा था. ओके. क्योंकि मुझे शुरुआत में इस फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था. आई जस्ट थॉट कि हाँ मुझे जाना है, मुझे ऐसे बड़े पर्दे पर आना है और ऐसे हंसना है, रोना है, एक्टिंग करना है. मतलब आई फील लाइक कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे गरीब बनना है, मुझे सब कुछ बनना है, लेकिन वो इस फील्ड में हो सकता है कैरेक्टर प्ले करके. बस मुझे इतना ही पता था. लेकिन मैं सोचती थी कि यार मैं करूंगी कैसे, क्योंकि मैं लिटरली मैं लोगों के सामने आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाती थी. ड्यू टू इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी. इतनी इंट्रोवर्ट थी. और मतलब अभी बहुत ज्यादा ओवरकम किया है स्पेशली थैंक्स टू दिस फील्ड. लेकिन हाँ पहले ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है लाइक कि बॉडी का वगैरह. फिर बहुत कुछ पता चला आगे. मतलब बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि मैं मॉडल बन सकती हूँ, मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ. हाँ. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे वो प्री डिफाइन हो सके कि मैं बन सकती हूँ नहीं बन सकती. लेकिन उनको फील्ड में आना चाहिए और फील्ड में आके उनका एक कंसिस्टेंसी रह के, डेडिकेशन रख के ये फील्ड में आपको ग्रो करना चाहिए. कोई भी बन सकता है आपसे, मतलब आपका मतलब ये है हाँ, कि कोई भी बन सकता है. कोई भी बन सकता है. राइट. तो जब आपने ये नेक्स्ट आपने फर्स्ट जो ऑडिशन दिया, आपका फर्स्ट वर्क हुआ जिसमें आपका पेमेंट था 400 रुपीज, तो उसके बाद की जर्नी कैसे रही? उसके बाद थोड़े टाइम के लिए कोई काम नहीं मिला. थोड़ा टाइम नहीं, एक्चुअली ज्यादा टाइम, शायद 8-9 महीने तक. और माई मॉम एंड माई सिस्टर इज जस्ट लाइक कि भाई छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है. इसमें तुम्हें कब काम मिलेगा, कब तुम पैसे कमाओगी, कब तुम आगे बढ़ोगी. और मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे कॉलेज करवाया जबरदस्ती. तो मैं कॉलेज नहीं जाती थी. तो मेरी मम्मी ने मुझे ट्यूशन करवाया कॉलेज के लिए. और बीकॉम सेम 1 6 मंथ का होता है ना, आई थिंक. यस, सेमेस्टर. या हाँ. तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं ट्यूशन गई और मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं लग रहा था. फिर मैंने ट्यूशन आधा ही छोड़ दिया. और उसके बाद मेरा बर्थडे था और बर्थडे पर मेरा कास्टिंग हुआ एक मूवी के लिए, गुजराती मूवी. लिसन टू दिल नाम है. आके चली भी गई, मतलब इतनी ज्यादा चली नहीं है वैसा. और उसमें 4 हीरोइन थी. उसमें से एक मतलब मेरा था लीड का. बस वहां से फिर शुरुआत हुई और सीधा डायरेक्टली मूवी में मिला. अच्छा. और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मूवी ऐसा था कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्ट करने मिला, बहुत अच्छा सा कैरेक्टर मिला और मुझे एक फेम मिला. जिस लोकेशन पर शूट था जूनागढ़ साइड, तो ऑडियंस आर जस्ट लाइक अच्छा शूट हो रहा है, ये लोग एक्ट्रेस है. तो लोग आ रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे और बॉडीगार्ड वगैरह सब कुछ आसपास था. तो इट्स फील लाइक ड्रीम कि अच्छा हाँ ये भी मैं कर सकती हूँ, ये हो सकता है ऐसे. तो वो मूवी कैसे मिली थी आपको? एक कास्टिंग डायरेक्टर था. वो मतलब वही मैं सब स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पर, तो उनका फॉर्म आया कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है पूरा. तो मैंने पूरा फॉर्म फिलअप किया, मतलब नेम, एज, हाइट, फोटोज वगैरह. फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मतलब इस तरीके से मूवी है तो आप करोगे. तो मैंने बोला ठीक है. फिर मैं तो आई जस्ट लाइक कि भी मैं नई हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता है, ऐसे बहुत अनप्रोफेशनल में बातचीत कर रही थी. फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं ऐसे. फिर उन्होंने मेरी प्रोफाइल मतलब सिलेक्ट की होगी, पता नहीं कैसे की होगी उस टाइम पर. तो लाइक कैरेक्टर वगैरह कुछ सूट हो रहा होगा. तो लेकिन ये सारी प्रोसेस में एक मैंडेटरी प्रोसेस होती है. जैसे व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिंग और मॉडलिंग जॉब, तो आप एक पोर्टफोलियो आपका होता है, वो आप शेयर करते हैं. आपके पास उस टाइम आपका पोर्टफोलियो था? पोर्टफोलियो नहीं था, ऐसे 4-5 अच्छे फोटोज थे लाइक जो मैंने कैमरा में लिए थे. ओके. ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल कैमरा में नहीं, प्रॉपर कैमरा में. मेरा दोस्त का कैमरा था उसमें. और नेम, एज, हाइट, लोकेशन और मेरी हॉबीज मैंने उसमें ऐड किया था. इट्स नॉट नीडफुल बट मुझे पता नहीं था. और फोटोज भेजे थे 4-5. दैट्स इट. और उन्होंने पूरा एक फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म, वो पूरा फिलअप किया था. उसमें था नेम, एज, हाइट, फिर आपका हॉबीज क्या है, आप ये सीन कर सकते हो, ये कर सकते हो वगैरह वगैरह सब. फिर ऐसे हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ.
फिर मैं उस वक्त मेरी मम्मी को और दीदी को लेके शूट में गई थी। तो आपको क्या लगता है कि पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट ये होती है ये फील्ड में? होती है बट आई डोंट थिंक सो अभी तक ये नीडफुल है। अच्छा। मैं ये मानती हूँ कि आप प्रोफाइल मांगो आर्टिस्ट से, लेकिन किस हिसाब से कि भी अपना नेम, एज, हाइट और आप अभी कहाँ पर रहते हो, ताकि पता चले कि भी ये ट्रैवलिंग वगैरह कर पाएगा या नहीं। और फोटोज में सिंपल फोटोज मांगने चाहिए विदाउट मेकअप, और प्रोफाइल लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। ओके। उस हिसाब से पता चलेगा ना कि उसका नेचुरल ब्यूटी क्या है, तो आप पता कर पाओगे कि ये कैरेक्टर में बैठ पाएगा या नहीं। पर ज़्यादातर पोर्टफोलियो में देखा गया है कि वो क्या करते हैं कि जनरली 4 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में वो शूट करते हैं, जैसे इंडियन हो गया, इंडो वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, बोल्ड हो गया। हाँ। और बाद में वो हैवी मेकअप करते हैं उसमें शूट में भी। मतलब जब वो पोर्टफोलियो शेयर करते हैं तो उसमें कोई नेचुरल ब्यूटी वाला पोज या कोई भी फोटो होता ही नहीं है, सारा मेकअप होता है उसमें, एग्जैक्टली। राइट? तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, या आप जो पोलरॉइड बोलते हैं कि आपका जो बेयर बॉडी मतलब बेयर हाँ। स्किन आपका क्या है, Yes. नेचुरल ब्यूटी, वो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। दो चीज अलग अलग है, ये मेरे हिसाब से बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। पोर्टफोलियो मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो भेजते हो, लाइक कोई ब्रांड है अमेजोन या फिर तो कोई ब्राइडल वगैरह कॉस्ट्यूम है उसके लिए, तो उसमें आपको बट ऑब्वियस है कि हैवी कॉस्ट्यूम और थोड़ा सा हैवी मेकअप चाहिए। तो आप मॉडलिंग के लिए जो भेजते हो वो होता है पोर्टफोलियो। ओके। अभी एक्टिंग के लिए जो भेजते हो वो पोर्टफोलियो, वो प्रोफाइल होता है। राइट। प्रोफाइल मतलब कि आपका नेम, एज, हाइट, करंट लोकेशन, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी और आपके रो फोटोज विदाउट मेकअप। तो तब जाके वो कास्टिंग वाला पहचान पाएगा कि अच्छा ये बंदा या फिर ये बंदी इस कैरेक्टर में फिट हो पाएगा विदाउट मेकअप। राइट। तो जब आपने मूवी कंप्लीट कर दिया, मैं पूछ सकता हूँ कि वो मूवी में जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो क्या था? यस, बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा एक मॉल के बाहर, मतलब शूट चल रहा था सबका और बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी सीन कंप्लीट करना था, वो किया। और आसपास बहुत सारे लोग देखने के लिए ऐसे जमा हो गए थे। उसके बाद जब मैं वहां से निकली तो प्रोडक्शन वालों ने बॉडीगार्ड रखे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन था। उसके बाद फिर मैं वहां से निकली, मेरे आसपास तो बॉडीगार्ड आए और मेरे लिए कार का दरवाजा खुला, मैं उसके अंदर बैठी और बाहर सब लोग खड़े थे, लाइक मैम एक फोटो एक फोटो। तो वो एक अनबिलीवेबल और बहुत अच्छा और ड्रीमी मोमेंट था मेरे लिए उस पूरी मूवी में एट दैट टाइम। राइट। और कोई बैड एक्सपीरियंस? हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री की डार्क साइड भी पता चली। बैड एक्सपीरियंस मतलब कि मेरे सामने जो, मतलब मेरा को एक्टर था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसका इशू था, उसका मतलब कुछ गंदी नजर बोल सकते हैं मेरे ऊपर, ऐसा मतलब था उसको। अभी जब हमारा सीन चल रहा हो तो ज्यादा टची होना और सीन खत्म हो जाने के बाद मेरे पास आना बैठना, फालतू की बकवास करना, अच्छी अच्छी बातें नहीं करना उस हिसाब से, तो आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। एंड दैट टाइम मुझे पता चला कि अच्छा मतलब ये हो सकता है, ये एक साइड है इंडस्ट्री की। एंड आफ्टर देन मैं बहुत डर भी गई थी। एंड सेट पर मतलब 2 और मैंने बोला था कि आपको हीरोइन थी, तो मैंने उनको जाके बोला, उन्होंने मुझे रिलैक्स किया और मतलब फिर मैंने उस बात को जाने दिया, मैं उसको फेस नहीं कर पाई। दैट्स इट। ये Right. बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। तो ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियली आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था जब आपने स्टार्ट किया था ये फील्ड, हाँ। तब ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जब आप धीरे धीरे से डेवलपमेंट होता गया, आपने फर्स्ट मूवी खत्म की, बाद में आपको ये प्रॉब्लम हुआ। यस। राइट। तो अगर ये फील्ड की ये मिथ है, अगर कोई पेरेंट्स है, उनकी लड़की है या लड़का है, वो ये फील्ड में आना चाहता है, तो उनको एक दिमाग में एक पर्टिकुलर एक डर रहता है कि ये फील्ड इतना खराब है, ये फील्ड में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सबको मालूम है। ये सारा प्रोसेस आपने कैसे कंप्लीट किया? आपके पेरेंट्स को भी यही इश्यू आया होगा, यस। और आपके पेरेंट्स ने भी आपको बोला होगा कि ये फील्ड में ये प्रॉब्लम है। हाउ डू यू टैकल दैट? मम्मी को तो मैंने बोला कि पहले ही डर था कि भाई तेरे को इस फील्ड में नहीं जाना है इसी वजह से, बट फिर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं जाना है वो सब, फिर मैंने शुरू किया जाना, फिर मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि सबसे पहली बात कि छुपाना नहीं है पेरेंट्स से,
जो आपको अगर कुछ हो रहा है आपके साथ सेट पर तो उनको जाके बोल दो कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर मैंने इस हिसाब से इसको फेस किया। तो पेरेंट्स को एक दिमाग में बैठेगा कि हाँ इसके साथ हो रहा है लेकिन ये फेस करना सीख रही है, तो उनको ऐसे डर के साथ ऐसे कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब क्या होगा, आप बताओगे नहीं और कुछ ज्यादा कुछ बड़ा हो गया, भगवान ना करे, और बाहर से उनको पता चला तो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और फिर वो इस फील्ड में क्या कोई भी फील्ड में नहीं जाने देंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी हो, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बिलीव करके आपको भेजा है तो उनसे कुछ भी छुपाओ मत, उनको जाके बोल दो, लेकिन प्यार से बोलो कि हाँ मम्मा मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने इसको इस तरीके से डिफेंस कर दिया, सब हो गया नॉर्मल, और आगे भी मैं ऐसा फेस करते रहूंगी, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपको भी सामने फेस करना है, सामने बोलना है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स इट। बोलते हैं मूवी में नो मीन्स नो। यस, आपने डिसाइड कर लिया मुझे नहीं करना है कुछ, तो हाँ, दैट इज नो। yes. बट I'm not discussing a dark side about sorry, I'm not discussing much about dark side of this movie, this field, but ऐसा लगता है कि ये फील्ड में ये डार्क साइड जो है उसको टैकल करने के लिए यू शुड हैव सम परसेप्शन, यू शुड हैव सम पर्सनालिटी, एंड यू शुड हैव सम माइंडसेट। तो अगर वो लेके आप जाते हैं फील्ड में देन प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो आपको टैकल करने की या उसको हैंडल करने की ताकत भी रहेगी आपके पास। सही है? तो अगर आप शेयर कर सके कि आपके साथ साथ ये कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसमें आपने वो डिफिकल्ट टाइम था, कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक टाइम था जिसमें आपने सॉल्यूशन निकाला हो, ऐसी कोई चीज? हाँ, मैं आपको 2 मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंट्रोवर्ट नेचर और डर बहुत कुछ बोल सकते हैं, और एक कि जिसमें मैंने डिफेंस किया, ये फर्क। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही था कि मेरा एक सॉन्ग का शूट था, गुजराती सॉन्ग का, और हम लोग सेट पर गए, शूट पूरा खत्म हुआ, फिर रात का टाइम था, अभी टाइम आया सोने का कि कहाँ पर सोना है। तो एक फार्म हाउस था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ बाहर की साइड शूट किया था, अंदर इतना अच्छा मतलब साफ सुथरा नहीं था। तो मेरी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट और बाकी सब लोग मतलब वहां पर जाके सो गए। ठीक है, प्रोडक्शन ने कुछ भी होटल किसी के लिए बुक नहीं किया था। अब बारी आई मेरी, और तो प्रोड्यूसर जो था वही सिंगर था, तो अभी उसने मेरे को बोला कि तुम कार में बैठ जाओ, हम लोग मतलब होटल में चलते हैं सोने के लिए। तो मैं पहले मतलब आई एम शॉक, ये क्या बोल रहा है। देन आई थॉट कि चलो मतलब ऑब्वियसली अलग अलग रूम बुक होगा, उसका और मेरा सेपरेट। तो मैंने उससे पूछा नहीं, मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ट। फिर उसके बाद हम लोग गए, एक होटल आया, इतना अच्छा नहीं था, बाहर से ही अच्छा मतलब वाइब्स नहीं आ रहे थे उसमें। फिर हम लोग गए, तो मैं मतलब अंदर बैठी थी सोफे पर, उसने क्या बुक करवाया मुझे नहीं पता। फिर बोले कि ऊपर जाओ, तो हमारा सामान ऊपर गया और देखा तो एक कमरा, और उस कमरे में नेगेटिव वाइब्स थी, जो मतलब गर्ल्स को सिक्स सेंस के हिसाब से वाइब्स आ जाती है वो वाली। और हम लोग गए और मैं आई एम जस्ट मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। हम लोग गए अंदर और वो मतलब फ्रेश हुआ, फिर वो निकला, फिर मैं फ्रेश हुई, वो रूम के बाहर गया, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया, उसके बाद वो सो गया। एक ही बेड था, और लिटरल में पूरे दिन शूट में बहुत थकी हुई थी, मैंने अपनी आंख ऐसे बंद भी नहीं की, मैं ऐसे सहम कर बैठ गई थी कि कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। मतलब दिमाग में एक साथ बहुत सारे थॉट्स आ गए थे कि मैं इस फील्ड में आई, वो सही किया, मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा करियर, बहुत कुछ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। और बोलते हैं ना कि लाइफ में अगर एक बार कुछ लिमिट क्रॉस हो जाए हमारी डर की या फिर कोई भी चीज की, तो फिर वो ओवरकम हो जाता है। मेरा सेम वही हुआ। वो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर हम लोग सुबह हुई, वापस शूट हुआ, और फिर वापस मैं कर पे आ गई सब कुछ। अभी उसके एक डेढ़ साल बाद मुझे एक मूवी मिला, उसमें मेरा लीड कैरेक्टर था। अभी उसके अंदर था मेरे फादर का कैरेक्टर, एक बंदा कर रहा था, नाम नहीं लूंगी, और उसमें मतलब एक इमोशनल सीन था कि मेरा और मेरे पापा के, कि भाई वो मुझे कुछ समझाता है, फिर मैं रोती हूँ, रोके कमरे के अंदर चली जाती हूँ, दरवाजा जोर से बंद कर देती हूँ। तो मैं मतलब थोड़ा सा कैरेक्टर मैंने पकड़ लिया था ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो गई थी, एंड आफ्टर देन मैं काम डाउन होने की कोशिश कर रही थी, बट आई एम क्राइंग कंटिन्यूसली। तो वो बंदा मेरे पास आया और मुझे हक कर लिया, बोले कि हाँ बेटा रो लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बता सकती हो। और वो टच बहुत वियर्ड था, मुझे अच्छा नहीं लगा, लाइक अ बैड टच। हाँ, बैड टच।
और शी जस्ट लाइक कि मुझे अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा था कि आ जाओ बेटा मत रो, और मेरा दिमाग खराब हो गया। और ये चीज मेकअप आर्टिस्ट देख रही थी। मैंने उस बंदे को धक्का मारा और सबके सामने चिल्लाई, पूरा क्रू खड़ा था, मतलब बीच में सीन चल रहा है, आसपास सब लोग खड़े, और मैं मतलब उसके सामने चिल्लाई कि क्या है तेरे को पता है तू क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ऐसा वैसा। फिर आए मतलब प्रोड्यूसर आए, सब लोग आगे, क्या हुआ, हमने बोला कि भाई यहाँ पर ये सीन हुआ है, इसको मूवी में से निकालो या फिर मैं जा रही हूँ। और उसका मतलब शायद मेरे साथ लास्ट सीन होगा या फिर कुछ होगा, आई डोंट नो। प्रोड्यूसर और 2-3 मेल उसको बाहर लेके गए, उसको प्यार से समझाया, भेज दिया। तो उस टाइम मैंने डिफेंस करने का कोशिश किया, और उनके ऊपर, उसके ऊपर इतना चिल्लाने के बाद मैं कांप रही थी, क्योंकि जब आप कोई चीज नहीं करते हो और आपको सडन करने की है, तो फिर आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा सडनली। बस वहां से मेरा ओवरकम होने का शुरू हुआ, और उसके बाद मेरा आ गया कि भाई नो मीन्स नो। तो ये फील्ड में अगर कोई लड़की आती है और उसको ये दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सबसे पहले तो। और कुछ खास नहीं, बट हाँ ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो भाई मैं इसको बोलूंगी तो क्या होगा, वो क्या सोचेगा, हमारी इंप्रेशन क्या होगी, ये कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में सेल्फ रिस्पेक्ट। यस। और आई थिंक पूरी लाइफ में कोई आपको कुछ बोल जाए, आपकी परमिशन के बगैर आपको टच कर जाए, तो ये आपको नहीं चलाना है। उसके सामने लड़ना है, आवाज उठानी है, ये सोचे बगैर कि फिर आगे क्या होगा, मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मूवी चलेगी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं सोचना है। जाओ, आवाज उठाओ, चाटा मार दो। तब जाके उसको और आसपास के 10 लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इसके सामने कुछ गलत बोलने से पहले सोचना है, ये कर सकती है, ये हाथ उठा सकती है। हाँ, लेकिन ये चीज का कोई नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको फ्यूचर में काम ना मिले या फिर आपको कोई प्रीफर ना करे। यस। बहुत सारे लोग ऐसे सब चीजों के बाद गलत जज कर लेते हैं, जजमेंटल पीपल्स उनको बोल सकते हैं कि भाई इसको तो मतलब कुछ इतना भी बोल दिया, ये कर देगी, वो कर देगी। तो इस डर की वजह से या फिर इस चीज की वजह से लोग हमें काम नहीं देते हैं कि शायद मैंने काम दिया और इसको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लगा और इसने मतलब सीन बना दिया, तो इससे काम नहीं मिलता है। और कई जगह पर हमें डिसरिस्पेक्ट भी मिलती है, लोग मुंह पर बोल देते कि भाई तू तो ऐसा बोल देती, ऐसा थोड़ी ना होता है, तेरे को कुछ आता ही नहीं, तेरे को कुछ पता नहीं चलता। ये 2 चीज होती है, लेकिन उसको भी टैकल करना आना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीजें पैरेलल हो गई ना। हाँ। कि एक साइड से आप बोल रहे हैं कि आपको क्लियर नो मीन्स नो बोल देना चाहिए। हाँ। और आपको रिबेल करना चाहिए। Yes. आपको बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, चांटा भी मार देना चाहिए, आपने बोला। एक साइड से आप बोल रहे हैं कि हमें ये भी टैकल करना चाहिए, जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम जाएंगे तो वहां पे भी रिजेक्शन मिलेगा ड्यू टू दिस रीजन ओनली, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलली कैसे हैंडल करेंगे? अभी फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ये सीन क्रिएट हुआ, ठीक है, उसके बाद मुझे कोई नई जगह पर काम मिला, तो बट ऑब्वियसली मैं जाके सीधा नहीं बोलने वाले कि मेरे को ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद अगर कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती प्रोडक्शन वाइज, सर्विस वाइज, तो मैं उनको बोलूंगी कि भाई ये चीज मेरे को नहीं अच्छी लगती। बट यू हैव अ पास्ट इंप्रेशन। यस। तो वो पास्ट इंप्रेशन वहां पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अभी वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टली जजमेंटल हो जाता है या फिर वो आता है, बातचीत करता है, 1-2 घंटे स्पेंड होते हैं, उसके बाद वो होता है। तो आपके साथ ये हुआ है कभी कि आपके पास्ट इंप्रेशन की वजह से आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो और स्पेसिफिक रीजन भी दिया हो कि आपका जो बिहेवियर है इन द पास्ट शूट्स वो वैसा है, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है? लकीली नहीं। मुझे जजमेंटल पीपल्स नहीं मिले हैं। दे आर जस्ट लाइक कि जाते हैं, बातचीत होती है, देन दे अंडरस्टैंड कि अच्छा शी इज लाइक कूल पर्सन। अगर कुछ होता है तो वो रिएक्ट करती है, एक्शन का रिएक्शन, दैट्स इट। तो वो लोग समझते हैं। जजमेंटल मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। राइट। तो ये फील्ड में आने के बाद एक माइंडसेट होता है कि पॉजिटिव माइंडसेट रख के हम एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन के बाद मिलने जाते हैं, मिलने जाने के बाद हम पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, ऑडिशन होता है, सिलेक्शन होता है, लुक टेस्ट होता है, अल्टीमेटली आपको एक वर्क मिलता है। ये सारी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे फ्लॉ है, कुछ यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ और एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे कुछ और भी मांग रहे हैं लोग। ठीक है, आपके साथ वैसा कोई एक्सपीरियंस कास्टिंग में? यस, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ। मुझे कास्टिंग के लिए कॉल आता है कि भाई मैडम ऐसा है, मतलब ये सीरियल है, ये मूवी है, वगैरह वगैरह। तो एक होता है कि वो लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं
कि मैडम कॉम्प्रोमाइज है। उसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज मतलब कि आप जाओ, आपकी मूवी का शूट होगा 10 दिन का, 15 दिन का, और उसमें वो लोग दिन फिक्स करते हैं कि भाई आपको 2 दिन के लिए प्रोड्यूसर के साथ रात को सोना है। इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, कि सेट पर तो आप काम करो ही, लेकिन आपको प्रोड्यूसर के साथ या तो फिर डायरेक्टर के साथ सोने के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और ये जो एक्टर एक्ट्रेस ऐसा काम करती है उसके पे आउट भी ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। ओके। तो ऐसा मुझे मतलब सीधा फोन करके बोलते हैं कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज है करोगे? देन आई सेड नो। तो दे आर जस्ट लाइक नॉर्मली कि हाँ ओके कोई बात नहीं, मतलब उनको कोई वो नहीं है कि भाई ठीक है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं। और दूसरे ऐसे होते हैं कि भाई कॉल आया, मैसेज आया, बोलते हैं पहले पहले फालतू की बकवास करेंगे कि भाई इतना ये प्रोडक्शन है, ऐसा काम है, अच्छा काम है, आपको फेम मिलेगा, अच्छा पेमेंट है और क्वालिटी वाला काम है। ये सब बोल के टाइम वेस्ट करेंगे, फिर बोलेंगे कि मैडम कॉम्प्रोमाइज है। मना करेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। हर रोज मैसेज आएगा कि मैडम ये काम है, करना है, करना है, करना है। कंटिन्यूसली मैसेज आएंगे, आप इरिटेट हो जाओगे। हाँ, लेकिन अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल रहा है तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि दिस इज जेन्युइन अपॉर्चुनिटी और फेक? सामने वाले जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल से पता चल जाता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी किसी कास्टिंग वाले के साथ बात हो रही है तो वो एकदम प्रोफेशनली बातचीत करेगा, कोई एक्स्ट्रा टॉक नहीं करेगा, लाइक हाय आपकी प्रोफाइल भेजिए, भेज दिया, फिर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बोलेंगे कि भाई आपका इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है, डेट, टाइमिंग, ये शेड्यूल है, ये पे आउट है, दैट्स इट। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉडी कलर क्या है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, एंड आप ये कैसे पता करोगे कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आप देखोगे कि वो बात करते टाइम ना ऐसे व्हाट्सएप अगर आप बात कर रहे हो तो फिर ऐसे कोई इमोजीज भेजना शुरू हो जाएंगे, फिर हाय, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, एंड आप इस स्टेटस में अच्छे लग रहे हो, आपकी इस इंस्टा स्टोरी पर आप अच्छे लग रहे हैं, सब फालतू की बकवास करेंगे। कास्टिंग वालों को ये काम नहीं होता है। तो इससे आप पहचान सकते हो, हाय हेलो प्रोफाइल भेजो, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दैट्स इट। राइट। तो एक्सटेंसिव जो बातें होती है, जैसे रात को मैसेज हो गया, बाद में आपको फॉलो अप करते हैं, तो वो सारी जो बातें वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक साइन है कि समथिंग इज फिशी, राइट? तो बिफोर गोइंग इनटू द ऑडिशन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिशन यू हैव द आइडिया कि यहाँ पे मुझे काम करना चाहिए इफ आई एम सिलेक्टेड, राइट? सिलेक्शन होने के बाद एज एन एक्ट्रेस वो कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसमें आपको फोकस करना चाहिए विद इन द रियल टैलेंट? जनरली जब मैं कोई ऑडिशन भेजती हूँ और उसके बाद मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट आती है तो सबसे पहला मेरा फोकस होता है स्क्रिप्ट की, पूरी स्क्रिप्ट क्या है और कैरेक्टर क्या है। ये कैरेक्टर को मैं जस्टिस दे पाऊंगी, मैं इसको पूरा कर पाऊंगी कैरेक्टर को। और सेकंड होता है कि भाई प्रोडक्शन हाउस कौन सा है। मतलब प्रोडक्शन हाउस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि भाई चलो मूवी बना दिया और आर्टिस्ट को कोई फैसिलिटी, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भाई उसको बंगले में रहने के लिए दो, उसको ढेर सारा मतलब पैसा वगैरह दो, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बेसिक कि लाइक उसको एक रहने के लिए अच्छी थोड़ी सी जगह मिल गई, अगर ज्यादा दिन का शूट है तो उसको आप उसके आर्ट के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से उसका पेमेंट प्रोवाइड करो, और एक रिस्पेक्ट, ये 3 चीज होता है। तो ये अगर मैं चेक करती हूँ कि भाई ये है, क्योंकि मुझे वहां पर जाके 10-15 दिन शूट करना है, तो अगर ये 3 चीज नहीं हो पाएगी तो फिर मैं शूट कैसे करूंगी। अगर अच्छा खाना नहीं है, अच्छा रहना नहीं है, तो शूट करने के लिए बॉडी में एनर्जी चाहिए ना, तो वो नहीं होगा तो फिर मैं ज्यादातर नहीं करती हूँ। और तीसरा कि मेरा को एक्टर कौन है, क्योंकि ज्यादातर वही सेम इश्यू आता है को एक्टर में, मतलब छेड़छाड़ शुरू हो जाती है वो सब कुछ। तो ये 3 चीज मैं चेक करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए प्रायोरिटी में आता है स्क्रिप्ट और कैरेक्टर, कि वो मैं निभा पाऊंगी, वो मैं कर पाऊंगी। या इफ यू डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू डू दिस स्क्रिप्ट और दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन होती है? एक्टिंग का सब लोग पूछता है कि भाई एक्टिंग का और कैरेक्टर का डेफिनेशन बताओ। आई जस्ट लाइक कि भाई अपने आप को भूल जाओ और जो आप पढ़ रहे हो उसको अपने अंदर ला दो। कैसे? जैसे कि अभी मैं निवेदिता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा टोन है बात करने का, ये मेरा हैंड मूवमेंट है, ये मेरा बाल का स्टाइल है, मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन अब मुझे कोई कैरेक्टर मिल रहा है कि भाई एक ऐसी लड़की है जो थोड़ी सी मिडिल क्लास है
और उसकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ऑब्वियस स्क्रिप्ट में लिखी होगी, तो उसका बॉडी मूवमेंट, उसका हैंड मूवमेंट, उसके एक्सप्रेशन, उसका टोन वो अलग हो जाएगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि उस कैरेक्टर का पूरा अपना खुद का एक स्टोरी बैकग्राउंड है। तो निवेदिता का स्टोरी बैकग्राउंड अलग है और कैरेक्टर का स्टोरी बैकग्राउंड अलग है, तो बात ऑब्वियस है कि वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ना होगा, उस फील को पकड़ना होगा कि अच्छा मतलब सपोज की एक लड़की है, तो अच्छा उसका नाम ले लेते हैं हम लोग मीरा, तो भाई मीरा है तो उसके पापा नहीं है, वो मिडिल क्लास घर से, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, वो स्ट्रगल कर रही है, फिर उसको प्यार हुआ, तो ये उसका खुद का एक जर्नी है, खुद का स्टोरी है। तो वो समझो आपको ऑटोमेटिक वो फील हो जाएगा। फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका मूवमेंट, आपका एक्सप्रेशन सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा उसके अंदर। कोई रेफरेंस रखते हैं उसके लिए? नहीं, मैं रेफरेंस नहीं चेक करती हूँ, मैं स्टोरी को ही अपना रेफरेंस मानती हूँ, कैरेक्टर को नहीं, ही। कैरेक्टर तो रेफरेंस मानते ही है, हाँ। लेकिन if you have a character and it is totally described that this is a rural girl from the middle class, तो उसके लिए कोई रेफरेंस आप चेक करते हैं कि कोई रूरल क्लास की कोई लड़की हो जिससे आप हैंड मूवमेंट्स और कुछ अडॉप्ट कर सके? ओके, गॉट इट। ऑफ कोर्स, अगर मुझे उस चीज के बारे में पता नहीं है तो फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगी कि अच्छा मतलब अगर ऐसा कोई हो तो ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं। आफ्टर देन मैं उसमें से कुछ क्वालिटीज दूंगी और खुद अपना डेवलप करूंगी, बोथ। तो वही होता है माइंड मैपिंग, कि जब आप एक कैरेक्टर को पकड़ते हो, उसमें घुसते हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस ढूंढते हो कि कोई ऐसा मिल जाए मुझे जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व है और सेम सिचुएशन में है, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। Yes. और वो रेफरेंस लेके आप वो एक्ट करते हो, ठीक है। तो ये एक्टिंग, ये पूरा का पूरा एडेप्टेशन आपने किया है। डायरेक्टर की ओर से क्या होता है? वो डायरेक्टर जो होता है वो हमें सीन को और ज्यादा डीपली समझाने में हेल्प करता है। सपोज कि अभी मेरा सीन है कि भाई मेरे को यहाँ से पानी उठाना है, मेरा कैरेक्टर का ये सीन है, तो मैंने अपना थॉट उसमें डालूंगी कि चलो भाई ये कैरेक्टर है, उसने यहाँ से धीरे से उठाया पानी का ग्लास, फिर पिया, लेकिन डायरेक्टर उसको और ज्यादा डीपली समझाने में हेल्प करेगा कि भाई आपको थोड़ी देर यहाँ पे पोज लेना है। मतलब हमारा सीन है कि भाई आप रोते रोते पानी पी रहे हो, तो मैंने सोचा कि भाई मैं यहाँ से फटाक से लेके उठा के पी लूंगी, लेकिन नहीं, डायरेक्टर बोलेगा कि आपको यहाँ पर बैठना है, डीप ब्रीदिंग करना है, शांत होना है, थोड़ा सा पोज लेना है, उसके बाद आपको पानी पीना है। तो डायरेक्टर का काम होता है छोटी छोटी चीजों से सीन को बहुत अच्छा बनाना। शॉर्टली बताऊं, कभी ऐसा हुआ है डायरेक्टर ने खुद इनेक्ट करके दिखाया हो कि आपको ऐसा करना है? मुझे ऐसे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें खुद देखने मिलता है कि अच्छा हमें हमारा पूरा सीन इस हिसाब से मतलब पूरा डिस्क्राइब करना है। सो इट्स गुड। क्योंकि ऐसा होता है कि डायरेक्टर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कभी खत्म नहीं होती सीन से। वो सीन को बहुत ही परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट बनाना चाहता है जो सीन होता है, और आप बोलते हैं कि हमारा जो एक्शन हो रहा है, हमारी जो बातें हो रही है, हमारा जो इनेक्ट हो रहा है, वो आपके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इश्यूज होता है ड्यूरिंग डायरेक्शन। मुझे बहुत होता है। मतलब मेरा अभी ना मेरे एक साथ मतलब 2 या 3 सॉन्ग के शूट थे, तो उसके अंदर एक डायरेक्टर थे। अभी उनका ऐसा है कि ना उनको जो चाहिए वो चाहिए, उससे आप थोड़ा भी ऐसा शिफ्ट हुए ना तो वो कट कर देंगे पूरे सीन को। प्रॉपर डायरेक्टर। हाँ, और मेरे को ऐसा दिमाग में सेट नहीं होता है यार। मतलब ऐसा होता है कि भाई देखो आर्टिस्ट है तो आपने उसको सीन समझा दिया, अब आप रीचेक कर लो कि वो समझ गया है। आफ्टर देन उसको जो अंदर से निकल रहा है वो आप उसको करने दो। अब मैं ना उसमें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि भाई आपको जैसा चाहिए वैसा मैं कैसे कर सकती हूँ। मतलब दोनों के दिमाग में कैरेक्टर का थोड़ा डेफिनेशन तो ऑब्वियसली अलग होने ही वाला है। तो ये इश्यू रहता है मेरा कि मैं नहीं कर सेट पे ये कैसे टैकल होता है बाद में? अभी अगर डायरेक्टर स्ट्रिक्ट होता है तो उनको मैं नहीं बोल पाती हूँ, मैं कभी कभार डरती हूँ डायरेक्टर्स से। लेकिन अगर फ्रीली होता है तो मैं उनको जाके बोलती हूँ कि सर मैं ऐसा नहीं और मैं अपने हिसाब से ऐसा करूँ। देन मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ कर लो। फिर उनके उसके बाद लकीली उनको बहुत अच्छा भी लगता है, तो ये मैं ऐसे टैकल कर लेती हूँ। मैं एक बार बस जाके बोल देती हूँ हिम्मत करके कि सर प्लीज मुझे अब इसको अपने हिसाब से ऐसे करने दो, और वो करने देते, फिर उनको सीन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डायरेक्टर का दिमाग, डायरेक्टर का जो यू कैन से जो एम है वो पिक्चर परफेक्ट बनाना है। डायरेक्टर को आउटपुट भी दिखाना है प्रोड्यूसर को, तो वो उसके हिसाब से काम करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन रखता है और आप वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है बाद में? मैं बोलूँ तो वो नाराज हो जाते हैं डायरेक्टर, कभी कभार लाइक इंसल्टिंग फील हो जाता है, बट इट्स ओके। मतलब टीचर अपने स्टूडेंट को डांटता है वो ऐसे हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, फिर बोल देते कि अभी 10 मिनट के बाद करेंगे, फिर चले जाता है। फिर बुलाते हैं आर्टिस्ट को और समझाते हैं प्यार से कि भाई इसको ऐसा नहीं ऐसे करना है, मैं मतलब ये चाहता हूँ।
आफ्टर देन वापस से वो सीन होता है, बट अनलकीली मैं उनको जैसा चाहिए वैसा नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से करना होता है और मैं अच्छा देती हूँ अपने हिसाब से, लेकिन आखिर में जीत आर्टिस्ट की होती है। अच्छा, यस। तो अगर आप सोचे कि यू आर गिविंग योर बेस्ट, Yeah. ठीक है, इन एवरी सीन यू आर थिंकिंग दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट, Yeah. राइट, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी वो मूवी रिलीज होने के बाद या सॉन्ग रिलीज होने के बाद व्हेन यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन आपको लगता है कि यार ये कुछ डेवलपमेंट इसमें हो सकता था, कुछ अच्छा भी हो सकता था इसमें, जो आपको लगा हो, नॉट अबाउट डायरेक्टर, Yes. आपको लगा हो कि मैं इससे भी बेटर कर सकती थी। ऐसा मुझे लगता है, और मैं मानती हूँ कि ऐसा हर एक आर्टिस्ट को लगना चाहिए कि जब भी कोई शूट हो और वो उसको फिर बड़े पर्दे पर या फिर कहीं पर भी देखे तो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं यार, इसमें और ज्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि वो आपको अंदर से अपने आपके आर्टिस्ट को जगा कर रखता है, जहां पर आपको ये फील होना कि नहीं ये बहुत अच्छा कर दिया, खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। तभी ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टर की बात सही थी। हाँ लगता है, बट लगता है ओके, लगता है। राइट राइट, हाँ। परफेक्ट। टेक्निकलिटीज के बाद में, अगर मूवी रिलीज के बाद में हाउ डू यू हैंडल योर फेम? जैसे कि लोगों का एक फ्लो होता है कि आपको अप्रोच करते हैं, आपको बोलते हैं कि मैडम आपका ये जो मूवी था, आपकी एक्टिंग थी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छा लगा, एज अ पार्ट ऑफ पीआर, हाँ। द पब्लिक रिलेशन। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मेरा वो ब्रेकेबल रहा है सिचुएशन, लाइक कि कुछ सालों पहले मैंने जब मूवीज वगैरह या फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, और मतलब सोशली भी, मतलब लाइव भी। तो आई विल टेकल इट वेरी पोलाइटली कि भाई हाँ जाओ बातचीत करो, और उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई उनकी साइड से अगर मैं इनको मैम मैम कर रहा हूँ तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन सडनली बीच में ऐसा ब्रेक आया कि वो पूरा फेम डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेक हुआ था बीच में, इंडस्ट्री में से मैंने ब्रेक ले लिया था। रीजन इफ यू वांट टू शेयर? यस, जब मेरा करियर का स्टार्टिंग था, आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हमें किस तरीके के काम करने चाहिए। मतलब वो होता है ना कि भाई एक कैटेगरी होती है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, डॉलीवुड, उस हिसाब से। तो आई पिक एनीवन, मैं कोई भी काम कर लेती थी कि चलो भाई ये गाना आया कर लो, ये मूवी आई कर लो। बट आफ्टर दैट आई डिसाइड, मतलब आई फील लाइक दैट कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा कैरेक्टर चाहिए। तो अभी बट ऑफ वैसे कि आप पहले से जैसे काम करते आ रहे हो आपको आगे भी वैसे ही काम मिलने वाले हैं। मैं कोई काम को खराब या फिर बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे सारे ऐसे ही काम आते थे जैसे मैं पहले करती थी। तो फिर मैंने ब्रेक लिया तो वो धीरे धीरे मतलब वो सारे कॉल्स आना बंद हो गए, और फिर सडनली मुझे ऐसे काम मिलना शुरू हुआ कि जो मुझे चाहिए थे। अर्बन वर्क जिसको बोलते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा कैरेक्टर, अच्छी टीम। अच्छा। तो उसके बाद फिर वापस मैंने एक मूवी रिसेंट किया, एक गवर्नमेंट का एड शूट किया बाल विवाह को लेके, वो पता नहीं रिलीज हुआ कि नहीं, कहाँ पर हुआ। बस अभी वापस धीरे धीरे शुरू किया है। फिर मैंने खुद का मेरा प्रोडक्शन हाउस ओपन किया, तो अभी वापस से मैं जंप कर रही हूँ। क्या नाम है प्रोडक्शन हाउस का? हृदय रस क्रिएशंस। हृदय रस क्रिएशंस। ओके, और वो क्या करते हैं? उसमें हम लोग दूसरी कंपनीज का सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, वो तो पूरा अलग चीज हो गया इस फील्ड से। उसके अलावा फिल्म, शॉर्ट फिल्म, एड शूट, सॉन्ग्स, वेब सीरीज, वो सब कुछ क्रिएट करते हैं, थिएटर ड्रामा भी। थिएटर ड्रामा, ओके। अभी फिलहाल ये सोच रहे हैं कि मतलब दो चीज सेपरेट करना है, कि लाइक हृदय रस में सिर्फ इतना ही करना है कि भाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया, दूसरी कंपनी का ब्रांडिंग किया फुल, और मूवीज और उस सेक्शन के लिए पूरा एक अलग प्रोडक्शन हाउस चाहिए। अच्छा, हाँ। तो ये आप खुद हैंडल कर रहे हैं या कुछ कोई है आपके साथ? नहीं, ये पार्टनरशिप में है। पार्टनरशिप में, ओके। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रोड्यूसर बन जाएगी? कोर्स, अभी ये देखो, मैं जेन्युइनली बताऊं ना, तो इस इंडस्ट्री में 6-6.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई लिटरली फील लाइक दैट कि भाई खुद का प्रोडक्शन हाउस ओपन करो और उसमें आप मूवीज बनाओ, तो आपको जो कैरेक्टर करना है ना वो भी आपको करने को मिलेगा, कोई आपकी तरफ खराब नजर से देखेगा भी नहीं, और कोई मतलब कोई इश्यू नहीं आएगा, आप खुद कास्टिंग कर पाओगे, जेन्युइन कास्टिंग। तो ये मेरा ड्रीम है, 2 ड्रीम है मेरे, कि मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस हो जिसके अंदर फुल एंटरटेनमेंट फील्ड हो,
मूवी, सॉन्ग, वेब सीरीज, अलग अलग स्टोरीज, थ्रिलर, इमोशनल, ड्रामेटिक, मतलब पूरा एंटरटेनमेंट फील्ड। और दूसरा है कि मेरा खुद का एक स्टूडियो हो जिसके अंदर आई ऑल्सो लव एडिटिंग, नॉट टू मच बट लिटिल बिट, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, तो उसके अंदर डांसिंग, तो उसके अंदर पूरा ये वर्क हो कि एडिटिंग कर सके, फिर ऐसे शूट कर सके, फिर डांस कर सके, ऐसा। तो ये सब में सपोज आई वांट टू राइट अ स्टोरी ऑन योर एक्सपेक्टेशन ऑन योर लाइफ, अगर उस पे एक मूवी बन जाए, वो मूवी का टाइटल क्या होगा? यूनिवर्स। यूनिवर्स? यूनिवर्स कैसे? लोग बोलते हैं ना कि भाई आप यूनिवर्स से मांगो, आपको जो मांगो वो मिल जाएगा। मेरी लाइफ में एक्चुअली में ऐसा हुआ है। हाँ, बहुत देर में मिलता है, लाइक मैंने आज मांगा तो मुझे वो 2-3 साल बाद जाके मिलेगा। तो अगर जब आप मुझसे पूछ के मेरी स्टोरी लिखोगे ना, आपको ज्यादातर ऐसे ही किस्से मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड यूनिवर्स, और मैं यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे ये आया दिमाग में, तो आप ये रख सकते हो। हाँ, राइट। अगर आपको शूट करना है और आपको ये फील्ड में आना है, तो वो प्री प्रिपरेशन, अगर कोई लड़की फ्रेशर है, वो लड़की आना चाहती है फील्ड में, ठीक है, तो वो आने से पहले जो प्री प्रिपरेशन होती है वो क्या होती है? ओके, तो इसके लिए सबसे पहला है कैमरा फेसिंग। उसको कैमरा से डर लगता है बहुत सारे लोगों को, वो फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो हटाना है। अभी उसको हटाने के लिए आप घर पे खुद ऑडिशंस क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। ऑडिशंस आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी 1 या फिर 1.5 मिनट की, तो उसका आप प्रिपेयर कर सकते हो, खुद ऑडिशंस बना सकते हो, खुद दे सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपका कैमरा प्रेजेंस कैसा है। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस, हिंदी, गुजराती, और इफ़ यू वांट टू लर्न देन इंग्लिश, और अदरवाइज हिंदी और गुजराती। वो स्पीच आपका क्लियर होना चाहिए। उसके लिए टंग एक्सरसाइज आती है बहुत सारी, वो भी आप यूट्यूब में सर्च करोगे, आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी बताने बैठूंगी पूरा लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा इसलिए। और आता है आवाज, मतलब आप कहाँ से बोलते हो। हम लोग नाक से बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं, और पेट से बोलते हैं, नाभि से। तो ये 3 आपको देखने हैं, और ज्यादातर एक्टर्स लोग नाभि से बोलते हैं, मतलब उनका वॉइस थ्रो यहाँ से होता है। नाक से नहीं बोलना चाहिए एक्टर्स को, वो अच्छा नहीं लगता है। तो उनका प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप सारे गामा का प्रैक्टिस करते हो, सारे गामा वो वाला। और बॉडी फिट रखना है, उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेडिटेशन, दिमाग शांत रखने के लिए। क्योंकि जब आपके पास कोई काम आता है, तो हमारा काम होता है उसको पढ़ना, उस एक्ट को प्ले करना, जो सब यहाँ से होता है, दिमाग से होता है। तो उसके लिए हमारा दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन, वोकल एक्सरसाइज, ऑडिशन प्रैक्टिस, एक्टिंग प्रैक्टिस, और मिरर एक्सरसाइज, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिरर में खुद को देखो और कुछ भी फनी एक्सप्रेशन करो, और जो अलग अलग रस होते हैं एक्टिंग के, उसकी प्रैक्टिस करो। लाइक एक डायलॉग है कि भाई मैं खाना खा रही हूँ, तो उसको 9 रस में बोलने की ट्राई करो। लाइक गुस्से में तो मैं खाना खा रही हूँ, रोते रोते तो भी मैं खाना खा रही हूँ। ऐसे अलग अलग टोन में बोलने की प्रैक्टिस करो। तो ये होता है सेल्फ प्रिपरेशन। ये करने में आपको 2-2.5 महीने लग सकते हैं। वो करने के बाद अगर आप आओगे फील्ड में, तो आपका 50-60% आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप तो प्रिपेयर हो। और ये आपने कहाँ से सीखा? मैंने वो रंगमंच नाट्य ग्रुप की क्लासेस है ना, वहाँ पे बेसिक सिखाया था। वहाँ से निकलने के बाद मैंने घर पे प्रैक्टिस चालू रखा, और ज्यादा से ज्यादा मैंने जो वहाँ पर नहीं सिखाया गया था, वो सब मैंने यूट्यूब से सीखा। तो आपने जो चीजें बताई, जैसे टंग एक्सरसाइज है, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन है, फिर बॉडी लैंग्वेज है, तो ये सारी चीजें जब हम इकट्ठा करते हैं, देन इट कैन बी मोल्डेड एज एन एक्टर, राइट? तो वो एक्टिंग वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, इशू क्या है कि एवरी गर्ल थिंक दैट आई कैन डू, बट हाउ, दैट इज एन इशू। अच्छा, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट कहाँ से करना है, हाउ, कैसे? मतलब आपने जो प्रैक्टिसेस बताई, वो प्रैक्टिसेस यूट्यूब पे शायद मिल भी जाएगी, लेकिन वो करते कितने लोग हैं वो पता नहीं। सही है। और करने के बाद वो रिजल्ट कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन एनालाइज करेगा कि हाँ आपको आ गया है, मतलब आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? क्योंकि उनको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी तो मिलनी नहीं वाली, ना ही उनका पोर्टफोलियो है, ना ही उनके पास कोई बैकग्राउंड है, तो वो कैसे आए? उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो थिएटर।
उसमें आपका मतलब कोई फीस वीस नहीं जाता, आपका कोई पैसा नहीं लगता। और मैं इसको सबसे जेन्युइन वे बताऊंगी थिएटर ज्वाइन करने का। थिएटर के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सब जगहों पर। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो यहाँ से सीख कर गए हो ना, तो 2 लोग आपको बोल पाएंगे कि अच्छा ये आप गलत कर रहे हो, ये आप सही कर रहे हो। और वहां पर आपको काम भी मिलेगा। काम यानी कि बहुत सारे थिएटर्स प्ले होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर पाओगे, वहां पर आप काम कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा शार्प हो जाओगे। लेकिन हाँ, एक है भी कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये फील्ड का ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, पेशेंस एंड टाइम। यस। कि आपको वो रखना ही पड़ेगा। हाँ। तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं मिलता तो आपको कैसे मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। थिएटर ज्वाइन करने के बाद इफ एनीबॉडी आइडेंटिफाइज यू कि आपके पास ये टैलेंट है, ठीक है, आप मूवीज में आ गए, आप बाद में आप कोई भी वेब सीरीज में आ गए, कोई इसमें आ गए, ये सारा हुआ एक्टिंग की बात। ठीक है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिकम अ स्पेसिफिक मॉडल ओनली, दे डोंट वांट टू एक्ट, जे उनको प्रिंट शूट में इंटरेस्ट है, क्लोथिंग शूट में इंटरेस्ट है, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका मतलब आप किस हिसाब से कोई फोटो के लिए, कोई ब्रांड के लिए, कोई कॉस्ट्यूम के लिए आप पोज दे पाते हो। अभी सब में अलग अलग होता है। जैसे कि कोई प्रिंट शूट है, लाइक कुर्ती वगैरह ले लो, या फिर कोई अमेज़न के कपड़े हैं, नॉर्मल नाइट वेयर वगैरह, तो उसमें जब आप पोज देते हो वो एक अलग पोज होते हैं। और आपका कोई ब्राइडल शूट है, ब्राइडल एक्सपो वगैरह, जिसमें आपका पूरा ब्राइडल वेयर है, तो उस मॉडल के पोज अलग अलग होते हैं। तो आपको वो लर्न करना पड़ता है। और फैशन वॉक के लिए आपको अपना एक मतलब मॉडल वॉक होता है, वो आपको सीखना होता है। वो अगेन आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। बाकी आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करना हो देन यू कैन। मैं प्रिफर करूंगी यूट्यूब, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ वहां पर ही सीखी हूँ। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। लाइकवाइज कैसा कभी कभी होता है कि कोई एकेडमी है और वो आपको हायर करती है, आपको फीस भरनी होती है, बाद में आपको सिखाते हैं, बाद में वो एक फैशन शो करते हैं और फैशन शो के बाद में खुद ही अवार्ड दे देते हैं और आपको खत्म, वो रिकग्निशन आपको मिल गया। हाँ। तो कुछ कुछ लोग वैसा भी करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई फायदा लोगों को होता है एज सच। आपका क्या सोचना है उसमें? ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। वो होता है पैसा कमाने का काम। सीधी बात ये होती है। बहुत सारी ऐसा एक्टिंग में भी होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग। सो क्या होता है कि एकेडमी ओपन करते हैं, बोलते हैं कि आपको मॉडलिंग सिखाएंगे और उसके लिए हमारी फीस होगी इतनी, 30,000 40,000, जो भी अमाउंट वो लोग बोलते हैं। फिर बोलेगी कि हम लोग आपको ब्रांड की शूट प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास अमेजोन का शूट आता है, मीशो का आता है, मिंत्रा का आता है, वो सब कुछ। फिर जो नए नए मॉडल्स होते हैं, दे आर जस्ट लाइक कि अच्छा चलो जाते हैं, यहाँ से हमारा काम भी मिल जाएगा तुरंत। फिर जाते हैं और वो लोग हमारा पोर्टफोलियो शूट करते हैं, फ्री में करके देते हैं। तो हमारे पास आ गए 10-12 अच्छे से फोटो। फिर वो लोग अपना खुद का फैशन शो क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग वॉक करते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियसली एक ऐसे क्रिएट होता है मेंटालिटी कि अच्छा यहाँ पर मेरे फोटो भी हुए, यहाँ पर मैंने वॉक भी किया, तो मेरी अब मैं मॉडल बन गई। लेकिन ये नहीं होता है। उसका मतलब वो यहाँ पर ही स्टॉप हो जाते हैं, फिर आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राइट। तो ये सिर्फ टाइम पास होता है। जिनको ऐसा हो कि भाई हाँ उनको इस तरीके से जाना है कि भाई चलो मुझे बहुत शौक है मॉडलिंग करने का और करना है, बस करके छोड़ देना है, तो फिर आप वहां पर जा सकते हो, अपने पैसे खर्च कर सकते हो। बाकी इफ यू वांट टू बी अ प्रॉपर मॉडल, तो वहां पर मत जाओ, अपने आप पर वर्क करो। और बहुत सारी जेन्युइन एजेंसीज भी है, तो उनको आप सर्च करके आप उनसे बात करके आगे बढ़ सकते हो। और आप सीधे अप्रोच कर सकते हो, अमेजोन, मिंत्रा, ब्रांड, कहीं पर तो अप्रोच होता होगा फॉर्म वगैरह फिलअप करके। मतलब इनिशियली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो मेकिंग, उसमें अगर आप स्पेंड करें तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं मतलब राइट। तो अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं, आपने स्टार्टिंग की, आपने जैसे बताया कि आपको कुछ पोजिंग गाइड लेना चाहिए यूट्यूब से, हाउ टू डू अ कैट वॉक, वो भी आपको यूट्यूब से सीखना चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन अब मॉडल के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कहाँ से मिलेगी? मैं मेरी बात करती हूँ कि मुझे कहाँ से मिली थी। क्योंकि मॉडल का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मतलब कहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मुझे मिला था मॉडल का, ब्राइडल से मेरा शुरू हुआ था कि एक मेकअप आर्टिस्ट थे, उनको मतलब बहुत अच्छे क्लासेस थे उनके, तो उनको स्टूडेंट को दिखाना था कि भाई इस तरीके से मेकअप करते सिखाना था।
तो उन्होंने मुझे एज अ मॉडल चूज किया था, ब्राइडल कपड़े पहना है, उन्होंने मेरे ऊपर मेकअप किया और आफ्टर देन मेरा फोटो शूट हुआ और वो फोटोज मैंने पिक किए और मैंने बहुत सारी जगहों पर भेजे। ऐसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बड़े बड़े मतलब जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, जिनका बहुत अच्छा नाम है उनको, और वहां पर फिर वापस मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ ब्राइडल। फिर उसी फोटोज से उस फोटोज में बट ऑब्वियस मैंने अच्छे खासे पोस्ट दिए होंगे, तो वहां से मेरा फर्स्ट शूट मिला मुझे अमेजोन के लिए, अमेजोन ब्रांड के लिए। तो मतलब एक बार आप शुरू करते हो ना तो ऑटोमेटिक लिंक कनेक्ट होने लगता है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया था। लेकिन एप्लीकेशन तो आपको ही करना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि कोई सामने नहीं, से आपके पास आएगा। वो सामने वाला क्यों आएगा? मतलब उसको पता ही नहीं है कि आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, तो वो क्यों आएगा? आपको दिखाना तो पड़ेगा ना काम। तो स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको ऐसा काम मिला कि आपको कोई पेमेंट नहीं मिला, लेकिन उसने बोला कि भाई हम आपको फोटोज दे देंगे, देन कर लो, क्योंकि आपको फोटोज मिल रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही करो। जब आपको लगता है कि अभी आपकी प्रोफाइल हो गई है, आपके पास अच्छे खासे फोटोज हो गए हैं, देन अप्लाई करना शुरू करो। ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को मतलब अपनी प्रोफाइल भेजो, अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार करो। अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया, आप उसको भी पूछ सकते हो। हाँ, तो ऐसे प्रोफाइल पूरा रेडी करो, फिर बहुत सारे आपको मिलेंगे, मतलब फॉर्म फिलअप करने होते हैं अमेजोन के लिए, मिंत्रा के लिए। तो आप वहां पर जाकर फॉर्म फिलअप करो, वहां से लोग आपको कनेक्ट करेंगे। और बहुत सारी जेन्युइन कास्टिंग एजेंसी होती है, लेकिन वो ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन वो करो, मिल जाएगी। राइट, जहाँ पे पैसे मिल रहे हैं वहां पे काम करो। हाँ, अल्टीमेटली। हाँ, एग्जैक्टली। यस। तो सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है ये मॉडलिंग एक्टिंग फील्ड में? पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा रहता है। अभी मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे दो तरीके का होता है। एक ये होता है कि आपको एक्टिंग कितना ज्यादा अच्छा नहीं आता है, बट आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा है, देन वो लोग आपका कास्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि भी हमारा मूवी शूट हो गया, फिर हमने रिलीज किया, और अगर ये प्रमोशन करेगी अपने इंस्टाग्राम पर तो और ज्यादा लोग देखने के लिए आएंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आर्ट जो होता है ना वो दब जाता है, प्योर आर्ट। और दूसरा होता है कि अभी लोग ऐसा कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर वो लोग फेम ले रहे हैं, रील शूट कर फॉलोअर्स ले रहे हैं, और फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू कर रहे हैं, और खुद इसके अंदर शॉर्ट फिल्म सीरीज सब कुछ बनाते रहते हैं। तो बहुत ऑब्वियस है कि उनकी ऑडियंस जो मूवी रिलीज होती है उससे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उनको वहां पर ज्यादा फेम मिलने वाली है। तो मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानती हूँ, ये सोशल मीडिया वाले रोल को, लेकिन उसको आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है सोशल मीडिया के बारे में? बता दूं? हेल्प हो जाएगी सबकी। हाँ, ये नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। सोशल मीडिया पर पहले मैंने एवे ही शुरू कर दिया था, टिकटॉक। फिर मैं आई इंस्टाग्राम पर। अभी इंस्टाग्राम पर मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि इंस्टाग्राम का कोई एल्गोरिदम नहीं होता। एंड ये लोग बहुत सुन के मतलब लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई ये तो देखो कैसा बोल रही है, ऐसा वैसा, लेकिन मैं ये मानती हूँ क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई एल्गोरिदम मिला ही नहीं है कि भाई आप ये पोस्ट करो, ऐसे टाइम पे पोस्ट करो तो ये होगा। मैंने सबसे पहले शुरू किया 1 मिनट कंटेंट, कि मैं पहले 1 मिनट वाला कोई पोस्ट करती हूँ कि भाई 2 कैरेक्टर है, आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, उस हिसाब से। फिर वो इतना चला नहीं। फिर वो एजुकेशनल कंटेंट था, कोई इन्फॉर्मेशन था या कुछ एंटरटेनमेंट? फनी? ओके, हाँ, फनी। आई जस्ट वांट टू डू एक्टिंग इन सोशल मीडिया आल्सो। ओके, मुझे लिपसिंग वगैरह वो सब मैं पहले करती थी, लेकिन आई जस्ट वांट टू प्ले अ कैरेक्टर। सो आई स्टार्ट कि भाई मदर सिस्टर के कैरेक्टर, भाई बहन के कैरेक्टर, उस हिसाब से। लेकिन वो इतना चला नहीं, मतलब वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं इतना। आफ्टर देन आई स्टार्ट अगेन लिपसिंग, लेकिन उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा था। आफ्टर देन आई स्टार्ट अ रिलेटेबल कंटेंट, वाइब कंटेंट, कि जो देखकर लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो मैं भी करती हूँ, या फिर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसे वीडियोस मेरे चले। मेरा एक वीडियो गया 56 मिलियन, फर्स्ट वीडियो मेरा। आफ्टर देन वापस से ब्रेक डाउन हो गया, फिर वापस से वीडियो जाने लगे 1 मिलियन, 2 मिलियन, फिर वापस से ब्रेक डाउन हो गया। तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ छोड़ो, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगी। तो अब मैं नेक्स्ट आई हूँ इंस्टाग्राम पर कि ऑडिशंस अपलोड करूँ, मेरे खुद के ऑडिशंस। मैं मतलब एक्टिंग फील्ड में हूँ और लोगों को मैं अपना एक्ट दिखाना चाहती हूँ, तो मैं इससे दिखा पाऊंगी। तो अब मैं इस वे पर आई हूँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया ले लो या फिर अपना एक्टिंग फील्ड ले लो, तो वो रखनी चाहिए। कीप पोस्टिंग। यस।
तो जब आपके साथ ये इश्यू हुआ कि आपका बीच बीच में कुछ कुछ ब्रेकडाउन हो गया, आपने कभी एनालिसिस किया एल्गोरिदम का? हाँ, बहुत बार किया। बहुत बार ऐसे रिसर्च किया कि भाई एल्गोरिदम है क्या, मतलब क्या होता है, मतलब कि आप कोई फिक्स टाइम पे पोस्ट करो, ऐसा कंटेंट पोस्ट करो, या फिर इंस्टाग्राम की कोई सेटिंग चेंज करो। सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। ऑल्सो मैंने एक चीज नोटिस किया कि अभी इंस्टाग्राम पर क्या हो रहा है, आपने भी और सबने नोटिस किया होगा कि ऐसा कोई वीडियो ले लो जिसमें कुछ भी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, एक्टिंग नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो वीडियो जाता है मिलियंस पे, लाइक्स मिलियंस पे आता है, और कमेंट में पढ़ो तो फिर लोग ट्रोल ही कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मेरे को नहीं समझ में आता है कि भाई ऑडियंस को चाहिए क्या। ऐसा हो सकता है ऑडियंस को निवेदिता चाहिए? मैं तो आ रही हूँ, पेश हो रही हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग सपोर्ट करो यार। हाँ, राइट। तो कंटेंट डेवलपमेंट विद इन इंस्टाग्राम और विद इन यूट्यूब जब आप टारगेट करते हो, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आप जो कंसिस्टेंसी रख रहे हो, डेली पोस्टिंग या वीकली पोस्टिंग या कुछ भी, आप जो फ्रीक्वेंसी आप सेट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करके आप कुछ अचीव कर सकते हो, ऐसा हो सकता है? मैं सच बताऊं, बताइए। मेरा ना गोल इंस्टाग्राम से सिर्फ इतना ही है। अब देखो, एक सीधी बात बोल रही हूँ, सबको पता ही होगा, लेकिन कोई सबकॉन्शियसली उसको दिमाग में, सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात पड़ी होती है कि भाई इंस्टाग्राम में ये होता है, लेकिन कोई उसके ऊपर फोकस नहीं करता है। अब देखो, बात ये है कि इंस्टाग्राम पे हमारे मिलियंस फॉलोवर्स हो जाए तो उसमें से हमें पैसे नहीं देने वाला इंस्टाग्राम, ठीक है, फॉलोवर्स से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर ज्यादा आपके फॉलोवर्स होंगे तो फिर आपको ब्रांड प्रमोशन मिलेगा, आपकी ऑडियंस होगी, और आप उसी ऑडियंस को यूट्यूब में खींच सकते हो। तो फिर वो सारी ऑडियंस आपकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगी, और फिर अगर आप वहां पर कोई वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी चैनल हो जाएगी मोनेटाइज, फिर आप वहां से भी पैसे कमाओगे। पॉइंट क्या है, आपका टैलेंट और पैसा दोनों आपको साथ में चाहिए। तो इंस्टाग्राम से हम ऐसे ले सकते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फॉलोवर्स बढ़ाओ। वो इसलिए क्योंकि वो आपको 10 जगह से पैसे कमा के देगा, और आपका टैलेंट भी लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये टैलेंट है। दैट्स इट। तो अभी मेरा, तो वो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है। हाँ, कुछ लोग टैलेंट दिखाते हैं, कुछ लोग बॉडी दिखाते हैं, तो दोनों में से क्या प्रेफरेबल है? ऑफ कोर्स टैलेंट, क्योंकि शोइंग वल्गारिटी, शोइंग न्यूडिटी ऑन इंस्टाग्राम बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग करते भी है, ठीक है। हाँ, गुजरात में नहीं है, लेकिन आउटसाइड ऑफ गुजरात बहुत सारे हैं। हाँ। उनके पास भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, उनके पास भी फेम है, वो कभी कभी बिग बॉस या स्प्लिट्सविला, एमटीवी रोडीज या कभी किसी भी जगह उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो वो भी एक वे है, वो एक रास्ता है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, और ये एक रास्ता है कि टैलेंट के बेस पे जा रहा है। टैलेंट के बेस पे जाने में एक ही इशू है कि उसमें टाइम लगता है, दूसरे वे में वहाँ टाइम नहीं लगता, आपको इंस्टेंट फेम मिल जाता है, इंस्टेंट आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है, ठीक है। तो इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू शो द टैलेंट एंड आई एम गोइंग बाय टैलेंट वे, तो वो स्टार्ट करने के लिए एक मॉडल और एक्ट्रेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और कैसे उसको रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहे हो तो एक है कि भाई जो आप थाली में पिरसोगे ना वो लोग खाने वाले हैं। तो आपको पहले से ये सोच के रखना है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आपको क्या करना है, और आप ऑडियंस को क्या देना चाहते हो। अभी ऐसा हुआ कि अभी आपने बनाया नया नया और आपने जोश में शुरू कर दिया ऐसा जो आपको नहीं पसंद है, और अगर वो वायरल हो गया ना तो फंस गए आप। फिर आप दूसरा कुछ ऑडियंस को देगी, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले खुद सोच लो कि आपको किस टाइप की वीडियोस क्रिएट करना है, आपको ऑडियंस को क्या दिखाना है, आपका टैलेंट दिखाना है, आपका वर्क दिखाना है। तो स्टार्टिंग से ही उस हिसाब की वीडियो अपलोड करना शुरू करो। देर लगेगी, लेकिन एक बार मतलब क्लिक हो गया ना तो बहुत चलेगा वो। क्या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है टू पोस्ट रील और फोटोज? आप स्टोरी अपलोड कर सकते हो दिन की 4-5, मैं 4-5 करती हूँ, और हर रोज एक रील पोस्ट करो, वो तो रखना ही है कंपलसरी। उसका कभी कभी आपको बर्डन भी आएगा कि आज क्या बनाऊं, अब तो कुछ है नहीं, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे आप खाने के लिए टाइम निकालते हो, सोने के लिए निकालते हो, दैट्स इट। ये भी आपका काम है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और फोटोज आप अगर पोस्ट कर रहे हो, मतलब मेन फोटोज, रील का सेक्शन नहीं, तो उसके लिए आपको बहुत चूजी रहना पड़ेगा, चूज करके फोटोज अपलोड करने होंगे।
अभी आप कभी कभार ऐसे अपलोड कर रहे हो कि एकदम अच्छे खासे मॉडलिंग वाले, अच्छे कैमरा क्वालिटी वाले, एंड कभी कभार आप ऐसे अपलोड कर रहे हो कि भाई नॉर्मल फोटोज, हाँ नॉर्मल कहीं पर घूमने गए ऐसा, तो ये अप डाउन होता रहेगा। अगर आप ऐसा ही रखना चाहते हो तो फिर आप रख सकते हो, लेकिन रखना नहीं चाहिए ऐसा। कंटेंट क्वालिटी भी डिपेंड करती है, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, हाँ राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोडिंग इज लाइक 1 रील पर डे इज कंपलसरी। हाँ। स्टोरीज आप कुछ भी डाल सकते हो, फोटोज आप चूजिंग, मतलब फोटोज आप कुछ क्वालिटी वाले सिलेक्ट करो, हाँ। और ये चीज कंसिस्टेंस रखो थ्रू आउट द वे, ठीक है? तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहेगा। यस। डू यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, आई वांट टू सजेस्ट समथिंग टू ऑडियंस, माय एक्सपीरियंस। मैंने पहले ऐसे बहुत सुना था कि भाई ना इंस्टाग्राम पर आप डालो तो फिर आप हैशटैग कंपलसरी डालो, कि भाई सपोज कि आपने कोई पोस्ट डाला तो उसके ऊपर आप ट्रेंडिंग हैशटैग डालो। मैंने वो करके ट्राई किया था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस फेल गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे 1-2 वीडियो ऐसे है कि जिसमें मैंने हैशटैग डाले ही नहीं या फिर बहुत कम डाले, लेकिन वो भी मिलियंस में गए हैं। तो एंड ऑफ द स्टोरी मैटर करता है आपका कंटेंट। और जैसे कि हमारा बात हुआ कि लोग मतलब बॉडी वगैरह सब दिखा के आगे बढ़ते हैं, तो उनको लोग कैसी नज़र से देखते हैं, उनका रिस्पेक्ट क्या होता है लोगों की नज़र में। और वो लोग बड़े बड़े शो में जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े तो भाई सब लोग अरे मैडम आ गई वैसा ही करेंगे, फिर पीछे लोग बहुत कुछ अच्छा नहीं बोलने वाले। ये चीज़ अलग होता है। और आप एक प्रॉपर कंटेंट के साथ एक प्रॉपर एक्टर बेस में अगर आप आगे बढ़ते हो तो उसका आपको रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट अलग मिलता है। देर से मिलता है लेकिन अलग मिलता है। राइट। जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो वो हाँ बाद में मिलेगा। पेशेंस रखो गाइस। पेशेंस रखने का। हाँ। सोशल मीडिया का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके करियर पे, एज पर योर एक्सपीरियंस राइट नाउ, ठीक है? कि सोशल मीडिया में अगर आपका रीच अच्छा है, सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट अच्छा है, तो यू विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा हो रहा है अभी। हाँ। और मेनली फोकस्ड ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, बिकॉज इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही अभी ज्यादा फोकस में रहते हैं। कोई भी अगर टैलेंट देखता है तो अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि बियॉन्ड 2 years, बियॉन्ड 5 years और 5 साल के बाद मैं कहाँ पे होंगी, ठीक है? तो वो आप स्ट्रेटेजी यहाँ से आपको बनानी पड़ेगी फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। वो आप बना लेंगे, ठीक है? आप कंसिस्टेंट रहेंगे ऑन इंस्टाग्राम एंड कंटेंट क्रिएशन, तो वो करने के बाद आपको काम मिलेगा। ये सारे प्रोसेस का एंड क्या हो सकता है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एंड क्या होगा इस सारी प्रोसेस का? इसका एंड ही नहीं है। यहाँ पे आपको पेशेंस, यहाँ पे आपको एक बार काम चालू किया फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आदमी या कोई भी काम करता है एबंडेंस के लिए, तो उनको कुछ स्टेबिलिटी मिले लाइफ में, या उनको कुछ ऐसा मिले कि वो स्टेबल हो जाए और बाद में उसको चिंता ना रहे कि मुझे पैसा कमाने पड़ेंगे ये फील्ड में से। क्योंकि ये फील्ड जब देता है तब देता है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो बाद में देता है, ठीक है? जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो भी हमने देखा हुआ है मार्केट में, ठीक है? तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कहाँ पे स्टेबिलाइज होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी उसके लिए मैंने एक अपना रास्ता निकाला है, तो वो मैं बताती हूँ। ये बात सच है कि इस फील्ड में कोई फिक्स नहीं होता। आपको मिल जाए तो आपको करोड़ों का प्रोजेक्ट मिल जाता है, अच्छी खासी फेम मिल जाती है, और नहीं मिल जाता तो आप कुछ भी नहीं मिलता, आप कितने भी बड़े स्टार हो, ऐसा होता है। तो हमें अपनी एक साइड इनकम कहीं से होनी चाहिए कि भाई चलो हम लोग यहाँ पर ऐसे कोई काम कर रहे हैं और यहाँ से हमारा मतलब एक साइड इनकम जनरेट हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको इस फील्ड में फोकस करना है। वो कैसे हो सकता है? कुछ लोग करते हैं, जैसे जॉब्स चालू है और जॉब के साथ साथ 9 to 6 जॉब चालू है और जॉब के साथ साथ वो ये फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा? हो सकता है, लेकिन अभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। इंसान का एक बॉडी लिमिट आता है। अभी आप 9 to 6 जॉब करो, फिर थिएटर करो, तो फिर आप तो 50-60 साल तक आप इतने हो जाओगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। मैं ये मतलब इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि आप इसी फील्ड में रहो। अभी एक्टिंग आप कैमरा के सामने कर सकते हो, मतलब मूवीज थिएटर वगैरह में, उसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी कर सकते हो। तो आप छोटे छोटे काम लेना शुरू करो। लाइक हमारी बातचीत हुई कि मॉडलिंग का काम, और सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग का काम लेना शुरू करो, तो वहां से आपकी एक साइड इनकम हो जाएगी और आप इसी फील्ड में रहोगे, और आपको उस फील्ड में से पैसा आएगा, और फिर आप यहाँ पर भी स्ट्रगल करवाओगे, मतलब काम वगैरह। और इसको सबसे पहले तो इफ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट और यू आर पैशनेट अबाउट योर आर्ट एक्टिंग, तो इसको स्ट्रगल मत बोलो, ये एक जर्नी है।
एंजॉय करना है। हाँ, एंजॉय करते करते आगे बढ़ो, लेकिन हाँ उसके लिए आपको साइड इनकम ढूंढना पड़ेगा, वरना एंजॉय नहीं होगा, ऐसा है। तो ये एक कड़वा सच है, लेकिन रखना जरूरी है साइड इनकम। लेकिन ये फील्ड का इश्यू ही यही है, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें ये फील्ड में ट्राई करना है। कोई ट्राई कर सकते हैं फील्ड में? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डेडिकेशन चाहिए, एक्चुअल पेशेंस चाहिए, जो आपको 9 to 6 जॉब के लिए रिक्वायर नहीं है। और जॉब कहीं पे भी कर सकते हैं और कहीं पे भी मिल सकती है जॉब, लेकिन अगर ये फील्ड में आ रहा है तो आपको डेडिकेशन पूरा देना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन के साथ जीना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ट्राई करने के लिए ये फील्ड हो सकता है? नहीं। क्लियरली नो। नो मीन्स नो। यस यस, ये ट्राई करने के लिए फील्ड नहीं है। नहीं। अगर ये फील्ड में आना है तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। हाँ, अगर आप रिच स्पून हो, मतलब अमीर परिवार से हो, और वैसा होते कितने हैं? 5%। हाँ 95% are not। और आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, लाइक खुद के कैमरा है, माइक है, अच्छा खासा लाइटिंग सेटअप है, तो फिर कोई भी ट्राई करके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें आपको सडनली क्वालिटी मिल जाएगी। और जहाँ जैसे मैंने बोला कि क्वालिटी से ज़्यादा लोग अभी फेम, फॉलोअर्स, वो सब कुछ देखते हैं, तो उस हिसाब से आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो एक लेवल का होता है ना, वो अलग ही होता है। लेकिन ये टू स्टार्ट विद सोशल मीडिया देयर आर सम क्राइटेरियाज, लाइक यू हैव टू be very choosy about your photos, your reels, quality of your reels and photos and everything. बहुत सारे YouTube वीडियोस अवेलेबल है कि मोबाइल से फोटोग्राफी कैसे करते हैं, बहुत वीडियो शूटिंग कैसे करते हैं, वो रिंग लाइट वो लगा के लोग शूट करते हैं, लाइटिंग सेटअप कैसे होना चाहिए, ये सारे बहुत सारे YouTube वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन हम देखते किसको है जहाँ पे वो यूज नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, वो कंटेंट वायरल कौन सा जाता है जो एक्सपेक्टेड नहीं है कि कंटेंट वायरल हो सकता है। ठीक है, ये चीज कोई भी टैकल नहीं कर सकता, कोई हैंडल भी नहीं कर सकता, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकता कि मैं 10 रील्स बनाऊंगी और 10 में से मेरी एक वायरल हो जाएगी। वो नहीं हो सकता, इनिशियली नहीं हो सकता। इसको ओवरकम करने के लिए जब ये फील्ड में आते हैं, एक रिग्रेट फील होता है कुछ टाइम के बाद, यार कौन से फील्ड में आ गई हूँ। आपके साथ वैसा हुआ है? नो, मुझे कभी भी इस फील्ड में आने के बाद रिग्रेट नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे इमोशंस आए, रोना, गुस्सा, खुशी, वो सब कुछ इमोशंस की बात है, लेकिन मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अब से इस सेकंड से मुझे इस फील्ड से निकलना है। क्योंकि जब मुझे वो क्लिक हुआ था मेरे 12th की वैकेशन में, तभी इतना मतलब प्योरली क्लिक हुआ था कि अभी तक ऐसा दिमाग में नहीं आया कि इस फील्ड से आउट होना है। उल्टा ये हो रहा है कि भाई और क्या ज़्यादा कर सकते हैं। That's why I separate my production house for entertainment field. तो ये सारी चीजें आप जो हैंडल कर रही है वो इंडिविजुअली कर रही है या आपके फैमिली मेंबर्स साथ है? इंडिविजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सीक्रेट क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू आंसर। Yeah. आर यू इन अ रिलेशनशिप? Yes. फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स? 1.5 साल। 1.5 साल। ओके। He is also in partner in this production house? हम पार्टनरशिप में ही प्रोडक्शन हाउस है। ओके, ग्रेट, राइट। तो लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी इन दिस फील्ड, कोई आना चाहता है फील्ड में, क्या एक्सपेक्टेशन रख के आ सकता है? एक्सपेक्टेशन रख के आओ ही मत। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनको कुछ अचीव करना है ये फील्ड में। जिनका पैशन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ट्राई करने के वाले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो पैशनेटली ये फील्ड में आ रहे हैं वो कुछ एक्सपेक्टेशन रख के ही आएंगे, डेफिनेटली। वो नहीं हो सकता, हमारा माइंड कभी भी एक्सपेक्टेशन लेस नहीं हो सकता, इट्स अ ट्रू थिंग। 2 टाइप का होता है एक्सपेक्टेशन। एक ये होता है कि भाई बंदा या फिर इंसान इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेता है ना कि फिर वो चीज थोड़ी सी भी आगे पीछे ना वो पूरा टूट जाता है। दैट इज ओवर एक्सपेक्टेशन। हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वो नहीं रखो। यस यस, एक्सपेक्टेशन रखो, मतलब मेरे हिसाब से कि सिर्फ सोच के आओ, ठान के आओ कि अब मैं इस फील्ड में आ रही हूँ तो मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे इतनी फेम चाहिए, इसमें से इतना पैसा चाहिए, मेरी इतनी मूवीज चाहिए, और उसको सोच के आप उसके ऊपर आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं सोचो कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ऐसे इमोशनल फुल मत हो जाओ। प्रैक्टिकली आगे बढ़ो, प्रैक्टिकली आगे सोचो, एक्सपेक्टेशन ये रखो कि भाई हाँ मुझे इतना फेम चाहिए, इतना पैसा चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए। राइट। What do you think? Relationship is important in this field or it is hurdle in this field?
Not Uh, about you. You have already yeah, cleared yeah. that you are Yeah. with your partner, but in general scenario. वो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई खराब चीज़ है रिलेशनशिप या फिर आपको डिस्टर्ब करती है। मेरे मेरे हिसाब से अगर आप मैच्योर हो, आपने जिसको चूज किया है वो पार्टनर मैच्योर है और आपकी बहुत आगे की मतलब सोचा है फ्यूचर का, काम को लेके पर्सनली नहीं, तो फिर आप दोनों साथ मिलके बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन इफ यू आर अनमैच्योर और आप ऐसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हो या फिर आपका फोकस काम से हट जाता है, देन ब्रेक इट आउट। तो ये फील्ड में रिलेशनशिप का भी इतना ही इम्पोर्टेंस होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अ बॉयफ्रेंड हु इज सपोर्टिंग यू इन दिस फील्ड इनिशियली, अगर वो हस्बैंड बन जाता है तो बाद में वो रेजिस्टेंस दिखाने लगता है, उनका फैमिली का कुछ होने लगता है कि आप ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या परसेप्शन है उसमें? छोड़ दो। क्यों? अभी जो लड़का या फिर उसकी फैमिली आपके वर्क की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या फिर आपको काम करने से रोकते हैं, काम करने से रोकना मतलब एक पंछी को कमरे में वो पिंजरे में कैद करना। हाँ, पिंजरे में कैद कर देना। तो अभी जब सामने वाले लड़की या फिर उसकी फैमिली को आपके काम की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? घर पे सिर्फ झाड़ू पोछा ही करोगे या फिर वो पति आएगा तो उसका ऑफिस का लैपटॉप लेके उसके पैर छुओगे? अब क्या छोड़ने की बात कर रही है? हस्बैंड को छोड़ दो या फील्ड छोड़ दो? ऑफ कोर्स हस्बैंड को छोड़ दो। राइट। इतना रिलेशनशिप में लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है और लड़के भी होते हैं, लेकिन अगर लड़कियों के साथ चीट होता है तो लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है कि नहीं यार मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, इसके साथ मैंने जिंदगी भर का वादा किया है। अरे भाई वो सब अलग चीज है, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, वो चीज अलग है। मैच्योरिटी रखो, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो छोड़ दो। ऐसा नहीं डायरेक्टली मतलब छोड़ दो, उसके साथ बात करो, उसको शेयर करो कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा नहीं पसंद है, इसका ऐसा वैसा होता है। फिर भी ना समझे, डिसरिस्पेक्ट करें तो आप जा सकते हैं और अपनी फील्ड को वेलकम कर दीजिए। राइट। हाँ। आने वाले 5 साल में आपका क्या प्लान है प्रोफेशनली? यस, मेरा खुद का घर, मतलब मेरे खुद के नाम का। नहीं, वो दैट इज योर पर्सनल एम्बिशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म। आपका प्रोफेशनली आपको क्या डेवलप करना है और क्या क्या अचीव करना चाहते हैं आप? एक प्रॉपर इंस्टाग्राम अकाउंट, जेन्युइन फॉलोअर्स के साथ। टारगेट? मिलियन, फिर मिलियंस के आगे जितने भी हो वो। नहीं, वो तो हो सकता है, हाँ। अनलिमिटेड है, इट्स नॉट एन इशू, बट इन हाउ मच टाइम टारगेट? मेरे नेक्स्ट बर्थडे तक। ओके, एंड विच मंथ? 5 जून, मई? ओके, 10/5। 10/5। ओह, रिसेंटली। या और कोई? और IMDb के अंदर अभी मेरी प्रोफाइल है, यू नो IMDb? यस यस। या और लेकिन जो 2-3 मूवीज है वो नहीं चाहिए, मतलब मेरे नाम के बहुत सारे मूवीज होने चाहिए। और उसमें कोई टारगेट है? लाइक कितने मूवीज आपको करने हैं? नहीं, इन्फिनिटी, उसका कोई टारगेट नहीं होता है, जितने मिले उतने। Okay. लेकिन बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले, आई लव टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। एंड आपकी फिल्मोग्राफी थोड़ी बता दीजिए तो पता चलेगा। हाँ, और फिलहाल तो यही टारगेट है कि भी इस फील्ड में जितना हो सके उतना अचीव करना है। नहीं, आपकी फिल्मोग्राफी, आपने पास्ट में कौन कौन से मूवीज में काम किया, कौन कौन से वेब सीरीज और कौन कौन से सॉन्ग्स? यस, मैंने राजस्थानी सॉन्ग, शायद लोगों ने नाम सुना होगा, छलड़े आई रुलाई, मुझे याद है सजन की आई, उसके अंदर काम किया है। फिर वो मतलब मेरा लीड में था उसके अंदर। फिर गुजराती सॉन्ग्स बहुत सारे जो फेमस हुए नहीं हुए, और गुजराती मूवीज मैंने की है 8-9 जितनी, जिसमें एक अभी रिलीज होने वाली है षड्यंत्र, और लव यू गॉड, लव रेटिंग 5 स्टार, लिसन टू दिल, वो तीनों की तीनों रिलीज हो चुकी है। आपको यूट्यूब पर ट्रेलर वगैरह मिल जाएगा। और गवर्नमेंट एड शूट्स किया है स्वच्छता अभियान के ऊपर, फिर वो हर घर तिरंगा लहराओ, फिर बाल विवाह के ऊपर, और एक हिंदी वेब सीरीज की है स्पर्श द हीलिंग टच, स्पर्श द हीलिंग टच, कोरोना के टाइम के ऊपर बनाई थी पूरी। और मॉडलिंग में ब्राइडल एक्सपो वगैरह किया है, अमेजोन के लिए किया है, और छोटे मोटे किए होंगे जो याद नहीं आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो हो गया। हाँ,
ये तो Right. अभी मतलब मैंने बेसिक बेसिक बताया है ऐसा, अभी छोटे छोटे ऐसे बहुत होंगे जो अंदर मुझे याद नहीं आ रहे। फिर गुजराती सीरियल की है जोड़े रह जो राज, कलर्स गुजराती पे। हाँ कलर्स गुजराती पे। राइट राइट। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? नॉट बैड। गुड, Yeah. एवरेज एक्सपीरियंस। हाँ ओके, कुछ सीखने को तो मिला होगा, वो तो डेफिनेट है। हाँ, ज्यादातर मुझे हर एक सेट पर एक्टिंग से ज्यादा कैसे बिहेवियर करना है वो सीखने को मिलता है। राइट राइट। अच्छा, सो विद द एंडिंग रिमार्क्स, या if you are guiding a new girl or a fresh girl into this field, what will be the one liner suggestion to them? कंसिस्टेंसी। Consistency. यस, ये एक ही चीज है जो आपको आगे तक बनाए रख सकती है। Particularly for this field. यस, Great. Thank you very much, Nivedita, for this generous talk. And आपका वैभाग जो अंदाज था वो that was commendable and appreciable. आपका जो व्यू था वो भी appreciable है। Thank you very much again. थैंक यू। एक्ट्रेस मॉडल लाइफ के लिए जो भी प्री रिक्विजिशन है और जो प्रिपरेशंस है उनके बारे में हमने सुना। ये सीरीज़ में एक्ट्रेस मॉडल, ये सीरीज़ में ये पहला एपिसोड था। ऐसे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करिए माइंड मैपिंग पॉडकास्ट।